Hello students, I am Mahesh Kumar again with you. Today I will discuss the poem Amanda. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट उसका लेसन 4 है, उसी में ये एक पोएम दे रखी है जिसका नाम है अमांडा। तो इस अमांडा पोएम को पढ़ेंगे। तो अमांडा पोएम क्या है देखिए, अमांडा पोएम पर डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है अमांडा पोएम का। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता दूं कि अमांडा है, अमांडा इज ए यंग गर्ल, मतलब अबाउट 10 to 12 ईयर्स कि अमांडा है वो एक छोटी लड़की है, 10 से 12 वर्ष की लड़की है जो अपनी मदर्स की नेगिंग से, मतलब कि अपनी माता की डांट से पजल हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करती है, उनको अपीयर करती है, अपने विचारों को प्रकट करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे पर्टिकुलरली हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो छोटा बच्चा होता है तो उसकी भी जो एज है अमांडा की वो भी 10 से 12 ईयर, 10 to 12 ईयर ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उसकी जो मदर या पेरेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं, वैसे इस पोएम में इसकी जो मदर है उसी का जिक्र किया गया है। तो इसकी अमांडा एक लड़की का नाम है और इसकी माता है वो उससे डांटती है कि आप ऐसा मत करो, आप अपने जो नेल्स हैं उनको बाइट मत करो, अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने कमरे को साफ कर लो। मतलब इस प्रकार से डांटती रहती है, उसको टोकती रहती है बार बार, जिससे ये परेशान होकर के ये भी अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको प्रकट करती है। नेचुरली होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को बिल्कुल जो एग्जैक्टली हैबिट पर लाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो ये सोचता है कि ये हमें डांट रहे हैं। तो उसी बात का इस पोएम में जिक्र किया गया है। लेट अस सी द पोएम। तो यहाँ से देखिए अमांडा पोएम है और इसके जो पोइटेस हैं, पोइट नहीं है, पोइटेस हैं रोबिन क्लेन। रोबिन क्लेन मतलब पोइट का नाम क्या है, रोबिन क्लेन। तो रोबिन क्लेन हैं इसके जो पोइट हैं, लेकिन पोइट नहीं बोल सकते आप, पोइटेस है ये, रोबिन क्लेन। समझ गए। अब देखिए हम चलते हैं जो अपनी पोएम है इसके बारे में कि इस पोएम में क्या बताया गया है। ये ऊपर बताया गया है इसमें कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी ओब्लिक ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनोदर। तो एवरी चाइल्ड फील्स दैट मतलब प्रत्येक बच्चा ही ऐसा महसूस करता है, ऐसा फील करता है, चाहे कोई लड़की हो या लड़का, ही सी दोनों आ रहे हैं। इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू मतलब कि उनको नियंत्रित नहीं किया जाए, उन पर नियंत्रण नहीं किया जाए और उनको निर्देश नहीं दिया जाए। वन थिंग और अनोदर कि एक बात हो या दूसरी बात। समझ गए। तो कहना ये चाहता है विद्यार्थियों, इसमें जो ये पोइटेस है रोबिन क्लेन है, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चा ही ऐसा महसूस करता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश न की जाए और किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिया जाए, किसी प्रकार का निर्देश उसको नहीं दिया जाए। ये इसमें बताना चाह रहा है जो अपनी ये जो लाइन है, यही बात हम इस पोइम में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। यू टू मे फील मतलब आप भी ये महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो दैट कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। देखिए कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस। क्या मतलब होता है? रिड्यूस। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कम कर देना। समझ गए। और ये मैंने लिखा है इसका सिमिलर वर्ड रिड्यूस। तो यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल मतलब आप ऐसा महसूस करते हो कि आपकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाता है, कर्टेल कर दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, आपकी आज़ादी को कम कर दिया जाता है। कई बच्चे सोचते हैं जब उनके जो
पेरेंट्स हैं वो स्कोल्डिंग करते रहते हैं, उनको डांटते रहते हैं, उनके जो माता पिता हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि ये हमारी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, मतलब ऐसी बातों को आप नीचे लिखिए, समझ गए। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, जो कि आप करना चाहते हो, मतलब जो आप जैसा आप करना चाहते हो ऐसी बातों को आप नीचे लिखिए, जो कि हम इस पोइम में पढ़ेंगे नीचे। बट योर पेरेंट्स ओब्लिक एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता या बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, वो आपको अनुमति नहीं देते, मतलब जो राइट थिंग है उसके लिए आपको क्या अनुमति दी जाती है, रॉन्ग थिंग के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाती है। कोई भी रॉन्ग वर्क है, समझ गए, रॉन्ग थिंग है, उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाता है। टू रीड द पोइम एलाउड फ्रॉम पेयर्स, समझ गए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टू रीड द पोइम, कि आप इस कविता को पढ़ो जोर से। एलाउड का मतलब क्या है, जोर से। फ्रॉम पेयर्स यानी जोड़ों में, समूह में पढ़ो आप। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, प्रत्येक ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, कि प्रत्येक स्टेंजा को अंततः आप पढ़ो, अंत तक आप पढ़ो। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, तो आपको क्या मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा, मतलब आप आश्चर्य में पड़ जाओगे जब इस पोइम को पढ़ोगे। तो ये जो पोइट है वो ये बता रहे हैं कि जब आप इस पोइम को पढ़ोगे तो आपको सरप्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा, सरप्राइज। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया पहले कि ये जो पोइम है अमांडा, ये एक लड़की पर लिखी गई पोइम है जो 10 से 12 साल की है, और इसकी माता है वो इसको बार बार है वो नेगिंग करती रहती है, डांट फटकार लगाती रहती है, टोकती रहती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, सीधे खड़ा होना चाहिए, समझ गए, और कि आप सुस्त खड़े मत रहो, समझ गए, उदासी में खड़े मत रहो, उदास मत रहो। तो वो जो लड़की है, बालिका है, समझ गए, 10 से 12 साल की ये जो अमांडा है, वो अपने स्टेटमेंट देती है, जो उसकी माता कहती है उसको सुन कर के वो क्या करती है, अपना स्टेटमेंट देती है, अपने कथन देती है। जैसे कि पोइम में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट समझना आप इस पोइम को। ये देखिए, ये पहला स्टेंजा हो गया, समझ गए, ये पहला वाला स्टेंजा है, ये स्टेंजा फर्स्ट है, समझ गए। अब इस स्टेंजा में उसकी जो मदर है वो बोल रही है, और जो ब्रैकेट लगा हुआ है, समझ गए, जैसे कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट में जो लड़की है वो बोल रही है, समझ गए, फिर उसकी माता बोल रही है, समझ गए। यहाँ पर आगे चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ आगे चलेंगे, फिर उसकी माता बोल रही है यहाँ पर, समझ गए, यहाँ उसकी माता बोल रही है, फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ आ गया। ऐसे ही इस पोइम में चलता रहेगा, समझ गए। हर स्टेंजा में, एक स्टेंजा में इसकी मदर है वो बात करती है, और दूसरे में ये जो अमांडा है, तो ये अमांडा के लिए आ रहा है, जो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो सब, समझ गए। तो इसका भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, पोइम को स्टार्ट करते हैं, पोइम में क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेंजा है ये, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये अपना पहला स्टेंजा है, जिसमें कि डोंट बाइट योर नेल्स, कि आप अपने नाखूनों को मत काटो या मत चबाओ। अमांडा, अमांडा, अमांडा लड़की को बोल रही है। अब आपको ये स्वाभाविक पता है कि
लड़कियों को बच्चा हो, बच्चे को अपनी माता ही है वो स्कोल्ड कर सकती है। इसके आधार पर, इसके बेस पर ही हम ये बता सकते हैं कि इसकी माता कह रही है इस पोइम में। तो क्या कह रही है इसकी मदर कि डोंट बाइट योर नेल्स, कि आप अपने नाखूनों को मत चबाओ। अमांडा, अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर्स, और आप अपने कंधों को मत झुकाओ, कंधों को झुका करके मत बैठो। हंच का मतलब है बेंड करके बैठ जाना, समझ गए, उसको बोलते हैं हंच। तो हंच का मतलब होता है बेंड। हंच का मतलब है बेंड। बेंड यानी झुका करके बैठना। तो दोनों लाइंस में, इन दीज टू लाइंस द पोइटेस मदर सेज दैट डोंट बाइट योर नेल्स, कि आप अपने नाखूनों को मत काटो, मत चबाओ। अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि आप अपने कंधों को झुका करके मत बैठो। अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमांडा, अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है स्लाउचिंग। कौन सा वर्ड है? स्लाउचिंग। ये है स्लाउचिंग। तो स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब है सुस्त। क्या मतलब है? सुस्त। स्लाउचिंग का मतलब है सुस्त। एंड सिट अप स्ट्रेट, एंड सिट अप स्ट्रेट। तो स्टॉप दैट, उसकी माता ये कहती है कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कि आप सुस्त मत रहो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और आप सीधे बैठो, आप सीधे बैठो। अमांडा, अमांडा उस लड़की का नाम है अमांडा। तो देखिए क्या बताना चाह रही है, पूरा जो ये अपना पहला जो स्टेंजा है इसका अर्थ सुन लेना ध्यानपूर्वक से, कि अमांडा की माता बोल रही है, बोलती है या कहती है कि आप अपने नाखूनों को मत चावो अमांडा, और कंधों के बल मत झुको अमांडा, और सुस्त मत रहो, और सीधे सावधान खड़े रहो और बैठो। सिट है ये, सिटअप, समझ गए, और सीधे बैठो अमांडा, अमांडा ये कहना चाह रही है। तो ये जो पहला स्टेंजा है वो आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले स्टेंजा पर। ये स्टेंजा नंबर फर्स्ट था अपना, ये समझ गए। अब चलते हैं स्टेंजा 2 पर, कि देयर इज़ ए लैंग्विड एमरेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो देयर इज ए लैंग्विड एमरेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देखिए देयर इज ए लैंग्विड एमरेल्ड सी, तो लैंग्विड का मतलब देखना, लैंग्विड किसको बोलते हैं? लैंग्विड का मतलब भी यही होता है सुस्त। क्या मतलब होता है? सुस्त। और एमरेल्ड सी, एमरेल्ड का मतलब होता है जो हरा भरा होता है, मतलब कि समुद्र में एक प्रकार का ऐसा स्टोन होता है, पत्थर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? पन्ना। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? पन्ना। पन्ना होता है। सी समुद्र में। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, तो सोल का मतलब है एकमात्र या अकेली। यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा सोल का? अकेली। इनहेबिटेंट यानी रहने वाली या निवासी, इज मी यानी मैं। और मरमेड, देखिए मरमेड का मतलब है मत्स्यांगना। मरमेड का मतलब है मत्स्यांगना। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब है आनंद पूर्वक। ब्लिसफुली का मतलब क्या है? आनंद पूर्वक। और ड्रिफ्टिंग यानी मूविंग स्लोली, यानी धीरे धीरे घूमना, समझ गए। तो मूविंग स्लोली, ड्रिफ्टिंग का मतलब लिख लेना, यानी धीरे धीरे घूमना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, धीरे धीरे घूमना। तो देखिए जो दूसरा जो स्टेंजा है इसमें क्या कर रही है? अब कौन कर रही है? वो लड़की है, वो कह रही है अमांडा
कि देयर इज़ ए लैंग्विड एमरेल्ड सी, कि वहाँ पर केवल क्या है कि सुस्ती है, वहाँ पर सुस्ती है। एमरेल्ड सी मतलब एक हरा भरा पन्ने जैसा समुद्र। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, कि जहाँ पर रहने वाली कौन हूँ, मैं जहाँ पर रहूँ। ए मरमेड मतलब एक मत्स्यांगना की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली धीरे धीरे घूमते हुए। ड्रिफ्टिंग पीसफुली, ये ब्लिसफुली यानी धीरे धीरे आनंदपूर्वक घूमते हुए। तो देखिए मत्स्यांगना एक जिसको जल परी बोला जाता है, जल परी को भी बोलते हैं मरमेड, समझ गए। तो मत्स्यांगना का मतलब हो गया कि एक ऐसी लड़की जिसका मतलब आधा शरीर है वो लड़की का हो और आधा किसका हो, मछली का हो। इसीलिए जो वर्ड लिखा गया है मत्स्यांगना, मरमेड का मतलब, तो इसका अर्थ ये था। तो वो अमांडा कहती है कि एक ऐसा समुद्र जो हरा भरा हो, जहाँ पर केवल मैं ही रहूँ और बड़ी सुस्ती से रहूँ और एक मत्स्यांगना की तरह वहाँ पर विचरण करूँ, आनंदपूर्वक वहाँ पर घूमूँ। वो बता रही है, वो उसकी बात को वो सुन नहीं रही है। मतलब शी इज़ नॉट लिसनिंग हर थिंग, मतलब उसकी बात को नहीं सुन रही है, अपनी माता की बात को नहीं सुन रही है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या कहा गया कि वो अमांडा कुछ कहने के लिए कह रही है, लेकिन जो अपना जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसमें इसका कोई लिंक ही नहीं है, उसकी बात कोई वो नहीं सुन रही है। वो तो ऐसा मेंशन कर रही है यहाँ पर, ऐसा वर्णन कर रही है कि ऐसा मतलब कि वहाँ वो तो सुस्ती भरी हुई है और कहती है कि मैं ऐसे समुद्र में रहूँ, मतलब पन्ने जैसा हरा भरा समुद्र जहाँ पर केवल अकेली मात्र मैं ही रहूँ, समझ गए। और एक मत्स्यांगना की तरह वहाँ पर आनंदपूर्वक घूम लो, ये वो बताना चाहती है इस जो अपना सेकंड वाला जो पैराग्राफ है इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये दूसरा स्टेंजा था अपना, समझ गए। आगे चलते हैं स्टेंजा नंबर 3। तो ये है अपना स्टेंजा नंबर 3, जिसमें क्या बताना चाह रही है देखिए कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब देखिए उसकी मदर कह रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना घर कार्य कर लिया, अमांडा अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया। टाइडी का मतलब है क्लीन, क्या मतलब है क्लीन, समझ गए। तो डिड यू टाइडी योर रूम मतलब क्या आपने अपना जो कमरा है वो साफ कर लिया, अमांडा। आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ कि मैं अब तुम्हें जूते साफ करने के लिए बोलूँ, कि मैं सोचती हूँ कि मैंने आपको जूते साफ करने के लिए बोल दिया। सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो अर्थ हो गया अमांडा अमांडा। तो ये था अपना 3rd स्टेंजा इसका, समझ गए। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या आपने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया, अमांडा उसकी माता कहती है। क्या आपने कमरा साफ कर लिया, अमांडा। आई थॉट मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने आपको जूते शूज साफ करने के लिए बोल दिया, अमांडा। अब देखिए अमांडा क्या ये एक प्रकार से डांट समझती है, वो इसको समझ गए, नेगिंग समझती है और स्कोल्डिंग समझती है और डांट समझ करके ये बोल रही है वो उसको। तो क्या बोलती है देखिए पैराग्राफ नंबर 4 में, जो स्टेंजा 4 है, ये है स्टेंजा 4। तो देखिए इसको क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट। तो देखिए ऑर्फेन, ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फेन का मतलब है अनाथ और रोमिंग का मतलब है विचरण करना या घूमना। विचरण करना या घूमना। और हस्ड, ये जो वर्ड है हस्ड, इसका मतलब है चुपचाप रहना या शांत रहना।
और बेयर फिट मतलब नंगे पाँव, बेयर फिट का मतलब है नंगे पाँव, और साइलेंस का मतलब है खामोशी या शांति बोल सकते हो, खामोशी। तो देखिए इसका अर्थ निकालते हैं कि आई एम, जब वो ये उसकी माता कहती है तो वो क्या अपने विचार प्रकट करती है, समझ गए। तो आई एम एन ऑर्फेन कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट यानी गलियों में घूमती हुई अनाथ लड़की हूँ, ऐसा वो सोचती है। जब उसको कहा जाता है कोई कार्य करने के लिए, समझ गए, होमवर्क वगैरह या कमरा साफ करने के लिए, तो वह ऐसा मतलब ऐसा फील करती है वो कि मैं एक ऑर्फेन हूँ, मतलब अनाथ लड़की हूँ गलियों में घूमने वाली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट, फिर ये कोमा है, यहाँ तक निकालते हैं इसका अर्थ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट, कि केवल खामोशी से मैं इस सॉफ्ट डस्ट पर चलने वाली हूँ, ये मेरा पैटर्न है, ये तरीका है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उसका जो पैटर्न है, तरीका है, वो क्या है, कि क्या तरीका है, किस प्रकार से वो चलती है। तो कि मेरा जो पैटर्न है वो केवल सॉफ्ट डस्ट पर चलने का है, बिल्कुल अकेले चुपचाप रहना। बेयर फिट यानी नंगे पाँव, मतलब वो अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, स्लीपर्स या शूज भी नहीं है, ऐसा महसूस करती है। द साइलेंस इज गोल्डन, कि खामोशी है वो सुनहरी है, यानी शांति है वो ही सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और द फ्रीडम इज स्वीट, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो क्या बता रही है यहाँ पर कि जो खामोशी है या शांति है, तो देखिए कि शांति है, साइलेंस ही गोल्डन है, और फ्रीडम कैसी है, स्वीट है। मतलब वो फ्रीडम को स्वीट बता रही है कि आज़ाद, जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो स्वीट है, मतलब प्रिय है, कि आज़ादी प्यारी है, स्वीट है। ऐसे मत कर देना कि आज़ादी स्वीट का मतलब मीठा मत कर देना, यहाँ पर प्यारी लवली, समझ गए, ये करना है। तो जब ये अपना स्टेंजा नंबर 4 है कि आई एम एन ऑर्फेन, मतलब मैं अनाथ लड़की हूँ गलियों में भटकने वाली, मेरा तरीका है चुपचाप रहने का, चुपचाप डस्ट पर चलने का है, और पैरों में चप्पल भी नहीं है, लेकिन फिर भी है शांति है, खामोशी क्या है कि सुनहरी है, और आज़ादी है या स्वतंत्रता है वो प्यारी है उसके लिए, समझ गए। मतलब वो स्वतंत्रता ही चाहती है। सी वांट टू फ्रीडम फ्रॉम हर मदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टेंजा 5। तो 4 स्टेंजा आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट चलेंगे 5वें स्टेंजा पर। तो देखिए स्टेंजा 5 कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज टुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखिए कि आ गई ना ये बात, मैंने कहा था आपको, पहले आपको बताया था, इसमें जो पहले आपको बताया था कि वो अपनी माता की बात को नहीं सुन रही है, समझ गए। तब वो जाकर के यहाँ पर कह रही है कि मेरी बात को आप सुनो। तो यहाँ पर देखिए कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, कि अमांडा आप चॉकलेट मत खाओ, आप चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, कि आप अपने मुहासों को याद करो। जो एक्नी का मतलब है जो मुहासे हो जाते हैं, कील मुहासे होते हैं मुंह पर, उनको बोलते हैं एक्नी। तो लिख लेना, एक्नी का मतलब क्या है, मुहासे। तो डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा कि आप चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी, आप अपने मुहासे को याद करो अमांडा, अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे आपको कुछ बोल रही होती हूँ तो आप मेरी तरफ देखा करो, मेरी तरफ भी देखा करो अमांडा, अमांडा।
मतलब जब वो कुछ भी स्पीक करती है, कुछ भी उसको बोलती है, तो उसका जो अटेंशन है, ध्यान है, वो उसकी तरफ नहीं है। तो उसका अटेंशन है ही नहीं उसकी तरफ, उसका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ। तो तब वो जाकर के ये सेंटेंस बोल रही है कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी, कि क्या आप मेरी तरफ भी देखोगी जब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, अमांडा अमांडा। तो ये था अपना स्टेंजा नंबर 5। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये है स्टेंजा नंबर 6। स्टेंजा 6 कि आई एम, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाक्यांश कौन बोल रही है, अमांडा बोल रही है, समझ गए। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पर बताया जाए कि आई एम रापुंजल, आई एम रापुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कि मैं रापुंजल हूँ, मैं रापुंजल हूँ। तो कौन है रापुंजल, समझ गए। तो रापुंजल क्या होता है, देखिए पहले रापुंजल क्या है कि एक ये पर्टिकुलरली एक लड़की का नाम है, समझ गए। रापुंजल क्या है, ए नेम ऑफ ए गर्ल, मतलब ये यहाँ पर ये एक लड़की का नाम है। तो ये कह रही है कि आई एम रापुंजल, मतलब मैं रापुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं है, थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। तो केयर का मतलब है परवाह, कि मुझे थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। क्या मतलब होता है, शांत। तो ट्रैंक्विल का मतलब है यहाँ पर शांत। एंड रेयर, रेयर का मतलब है दुर्लभ, दुर्लभ। तो क्या बताना चाह रही है यहाँ पर कि मैं ये रापुंजल हूँ और मुझे थोड़ी सी परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मेरा जीवन है वो एक ऐसे टावर में है जो शांत और दुर्लभ है, शांत और दुर्लभ है। टावर का मतलब मीनार, या मीनार को बोलते हैं टावर, समझ गए। तो मेरा जो जीवन है वो टावर में है जो शांत और दुर्लभ है, जहाँ पर आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से ही मेरे बालों को, जो चमकीले बाल हैं, ब्राइट हेयर हैं, उनको नीचा नहीं करूँगी, समझ गए। तो इस पैराग्राफ को मैं ध्यानपूर्वक आपको समझाता हूँ कि ये रापुंजल है। रापुंजल ये एक कहानी है, समझ गए, जिसमें रापुंजल, ये जो रापुंजल है, रापुंजल नाम की लड़की है जिसको एक कोई जादूगरनी उठा करके ले जाती है, समझ गए। जो रापुंजल है वो बहुत सुंदर थी और उसके जो हेयर थे वो ब्राइट थे, समझ गए। तो उसका कंपैरिजन कर रही है, उसकी तुलना की जा रही है यहाँ पर। रापुंजल की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको कि ये एक लड़की थी जिसको कोई जादूगरनी उठा करके और एक टावर में ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है, टावर में ले जाती है, मीनार में ले जाती है, और वहाँ उस पर कैप्चर कर लेती है उसको, वहाँ उसको कैप्चर कर लेती है, वहाँ पर उसको बंद कर देती है उस टावर में। और जब वो जादूगरनी आती है, समझ गए, उस टावर से बाहर आ जाती है, समझ गए। तो टावर से बाहर आने पर क्या करती है, जब जादूगरनी उस टावर से बाहर आ जाती है, कहीं पर मान लीजिए कि वॉकिंग वगैरह बाहर चली जाती थी, तो वापस जब उस टावर में जाती थी तो वो अमांडा को अपने, ये जो रापुंजल है, सॉरी, रापुंजल को अपने जो ब्राइट हेयर हैं, चमकीले जो बाल हैं, उनको लटकाने के लिए बोलती थी, उनको लेट डाउन करने के लिए बोलती थी। तो वो कहानी कहीं पर उसने पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी, जो अमांडा है उसने। तो उसके लिए कह रही है वो कि मैं तो एक रापुंजल हूँ, समझ गए, और मुझे थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, और मेरा जीवन है वो कहाँ पर है, टावर में है, शांत है और दुर्लभ है।
आई विल सर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर। ये लाइन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रही है, यहाँ पर व्याख्या कर रही है। क्या व्याख्या कर रही है ये लाइन कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं निश्चित रूप से ही अपने जो चमकीले बाल हैं उनको नीचे नहीं लटकाऊंगी। समझ गए? वो रपुंजल वाली कहानी जो सुनाई मैंने उसमें समझ गए होंगे कि वो उसके बालों को पकड़ करके ही खींचती थी, क्योंकि वो तो क्या थी, एक जादूगरनी थी, तो उसको उठा करके ले जाती है। तो ये कहानी वो बताती है, लेकिन उसकी बात को ऊपर वो ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल भी गौर नहीं करती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये था अपना स्टेंजा नंबर 6। अब लास्ट स्टेंजा है स्टेंजा 7, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए स्टेंजा नंबर 7 कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। देखिए स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि एक बार आप नाराज़ होने से रुको, कि आप एक बार नाराज़ होने से रुको, कि आप नाराज़ मत हो। सल्किंग का मतलब होता है जैसे मुंह फुला करके बैठते हैं, नाराज़ होकर के बैठते हैं, उस अवस्था को सल्किंग कहा जाता है। मतलब मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, तो उदास होकर बैठना, समझ गए? तो उसको बोलते हैं सल्किंग। मतलब सल्किंग का मतलब होता है उदास होना या बदमिजाज होना, दो अर्थ निकलते हैं इसके। बदमिजाज का मतलब वही हो गया मुंह फुला करके बैठना, या फिर बदमिजाज होना। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि अमांडा आप बिल्कुल भी उदास मत हो, बदमिजाज मत हो, मुंह फुला करके मत बैठो। कोई सा भी अर्थ लिख देना कि अमांडा आप मुंह फुला करके मत बैठो, आप नाराज़ मत हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि आप हमेशा ही मूडी रही हो, मतलब कि आपका स्वभाव हमेशा ही ऐसा ही है। अमांडा एनीवन वुड थिंक दैट, कोई व्यक्ति सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं आपको डांट रही हूँ। तो नेग्ड का मतलब है डांटना या रोक टोक करना, समझ गए? उसको बोलते हैं नेग्ड, कि मैं आपको डांट रही हूँ, कोई व्यक्ति ऐसे सोचेगा। अमांडा। तो देखिए ये अपना लास्ट स्टेंजा है। इसमें जो रॉबिन क्लेन है वो क्या कह रही है कि आप सल्किंग मत हो, आप समझ गए, कि मुंह फुला करके मत बैठो, नाराज़ मत हो अमांडा, आप हमेशा ही मूडी रही हो अमांडा। कोई क्या सोचेगा कि मैं आपको नेग्ड कर रही हूँ, नेगिंग कर रही हूँ, मतलब कि आपको डांट रही हूँ। अमांडा ये लास्ट में उसकी मदर बोल रही है। तो ये थी अपनी पोइम अमांडा, और ये जो राइटर हैं इसके रॉबिन क्लेन क्या हैं, इसके राइटर हैं, जो मैंने आपको बता दिया पहले। अब ये जो ग्लोसरी दे रखी है बेटा, इस मतलब शब्दकोश, समझ गए? इसको आप याद किया करो। जैसे लैंग्विड का मतलब क्या है? रिलैक्स्ड, मतलब सुस्त भरा या आरामदायक, समझ गए? और ड्रिफ्टिंग यानी मूविंग स्लोली, मैंने बताया था आपको। पैटर्न क्या है? मेक पैटर्न्स, मतलब कि इस प्रकार का तरीका बनाना। और ट्रैंक्विल का मतलब है कॉल्म यानी शांत। ये इसके पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, समझ गए? सिमिलर वर्ड दे रखे हैं, तो इनको भी आप साथ साथ में याद किया करो। तो ये अपनी पोइम है अमांडा। अब देखिए ये तो था इसका भावार्थ जो मैंने आपको बता दिया पोइम का। तो पोइम का भावार्थ पढ़ने के बाद में अब हम बात करते हैं, पीछे की ओर चलते हैं, जो इसकी जो पोइम की राइम स्कीम है उस पर बात करते हैं कि इसकी राइम स्कीम मैंने पहले आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, जब मैंने आपको पोइम पढ़ाई थी कि राइम स्कीम किस प्रकार से निकालते हैं। तो उस प्रकार से हम इस पोइम की है वो राइम स्कीम भी निकाल करके देखते हैं। तो यहां से निकालेंगे, देखिए अमांडा। तो अमांडा में क्या है?
डा आ रहा है या ए है लास्ट में, तो क्या है, ए दे देंगे इसको नाम, क्या नाम दे देंगे, ए। समझ गए। फिर अमांडा है, वही वर्ड है, तो क्या बिल्कुल सिमिलर हो गया, तो ए हो जाएगा, तो ए। फिर स्ट्रेट, तो ये इससे मिल ही नहीं रहा ऊपर वाले से, या इससे भी नहीं मिल रहा, तो इसको क्या नाम दे देंगे, मैंने बताया था आपको पहले राइम स्कीम निकालना, इसको क्या नाम दे देंगे, बी। क्या नाम देंगे, बी। तो यहाँ बी दे दिया। अब ये अमांडा फिर से वही आ गया, तो अमांडा को क्या नाम दिया था आपने, ए। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए। समझ गए, ए बी ए। अब यहाँ पर पढ़ करके देखोगे तो इसको उच्चारण करके देखोगे कि सी, समझ गए। अब ए आ रहा है लास्ट में, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से भी देखो आप, सी पूरे वर्ड को पढ़ो, और मी, एक ही आ रहा है ना, सी और मी, मतलब एक ही आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए। अलग अलग निकाल रहे हो आप, समझ गए इसका। फुल्ली, ब्लिसफुली तो अलग आ गया ये, तो क्या हो जाएगा ये, बी। समझ गए। तो पूरी राइम स्कीम निकाल दो आप इसकी। अब यहाँ पर ये सी तो था, लेकिन ए आ रहा था लास्ट में, समझ गए, यहाँ भी ए था, लेकिन पूरा बोल करके देखोगे तो अलग होगा ये, समझ गए। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम ए बी। फिर अमांडा आ गया, तो ए और सूज, समझ गए, सूज, और फिर अमांडा आ गया। तो इस प्रकार से आप इसकी राइम स्कीम निकाल लोगे पूरी पोएम की। तो यहां पर देखिए, ए समझ गए, पूरी पोएम की निकाल रहे हो आप, या स्टेंजा वाइज निकाल रहे हो तो स्टेंजा वाइज निकाल लो। तो स्टेंजा वाइज निकालोगे तो ए सूज, मतलब अलग आ गया ये, समझ गए। तो इसको क्या नाम दोगे, बी। समझ गए। फिर क्या आ गया, अमांडा, तो ये ऊपर वाला आ गया ए, तो ए बी ए। समझ गए। इस प्रकार से इसकी जो राइम स्कीम है वो चलेगी, ए बी ए। इस प्रकार से राइम स्कीम निकाल लेना आप इसकी। नेक्स्ट आगे देखिए, स्ट्रीट फीट, समझ गए। तो स्ट्रीट में क्या है, ए है, समझ गए, और फीट में भी क्या है, ए, और स्वीट में भी क्या है, ए। तो तीनों लाइनों की यही हो जाएगी, ए। ऐसे अमांडा में ए, और ये अमांडा ही इसमें आ रहा है लास्ट में, तो ये भी ए। इस प्रकार से। अब ये पांचवा था, अब आगे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए केयर रेयर, तो केयर ए नाम देंगे इसको, और इसको भी ब्रेयर ए। हेयर एक ही बात है, उच्चारण एक ही आ रहा है, तो ए। अमांडा ए, और ये भी अमांडा ए। इस प्रकार से इस पूरी पोएम की राइम स्कीम निकालेंगे, स्टेंजा वाइज निकालेंगे, तो ये राइम स्कीम निकल जाएगी। तो ये तो रही बात अपनी राइम स्कीम निकालने की, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और आप राइम स्कीम निकाल लेना इस पोएम की अच्छी तरह से पढ़ करके। अब मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ, जो पोएम है इसकी थोड़ी समरी लिखा देता हूँ, कवि के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो लिखिए, तो देखिए समरी ऑफ द पोएम, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगा। ये जो पोएम हमने पढ़ ली अमांडा, तो इस पोएम की समरी है वो आप नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेकर के तैयार रहिए, मैं लिखाता हूँ अभी आपको। तो लिखिए समरी ऑफ द पोएम, हेडिंग डाल लीजिए। तो ये आपको याद करना है, पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, कि समरी क्या है। तो लिखिए समरी ऑफ द पोएम। लिखिए इसमें रॉबिन पूरा नाम है इसका रॉबिन MC मॉग
MAUGH मॉग, रॉबिन MC मॉग क्लेन, ये नाम है इसका, इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, ऑथर में भी ए बढ़ाएगा भाई, विशेष है ये। तो रॉबिन MC मॉग क्लेन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। कि रॉबिन MC मॉग क्लेन हैं, वो ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं बच्चों की पुस्तकों के। तो ये मैंने बताया था कि ये कवियत्री है, पोइटेस है, समझ गए। आगे क्या लिखोगे, सी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन का मतलब होता है जो कोई काल्पनिक कहानी होती है उसको बोलते हैं फिक्शन। काल्पनिक कहानी को क्या बोला जाता है, फिक्शन। तो रॉबिन MC मॉग क्लेन हैं, वो ऑस्ट्रेलियाई लेखक है और वह बच्चों, युवा और वयस्कों की काल्पनिक कहानियाँ लिखती है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे। अब इस पोएम में क्या बताया गया है, तो लिखिए, रॉबिन क्लेन हैज एक्सप्रेस्ड द व्यूज ऑफ ए लिटिल गर्ल। मैंने बताया था कि लिटिल गर्ल है ये, लिटिल गर्ल अमांडा, who is constantly pointed out by her mother, तो who is constantly pointed out by her mother for making mistakes तो देखिए क्या अर्थ है यहाँ पर कि रॉबिन क्लेन हैज एक्सप्रेस्ड द व्यूज। रॉबिन क्लेन ने ये विचार अभिव्यक्त किए हैं, अपने विचार बताए हैं ऑफ ए लिटिल गर्ल, मतलब एक लड़की के विचार बताए हैं जिसका नाम अमांडा है। वो इज़ कंस्टेंटली पॉइंटेड आउट, जो लगातार जिसको अपनी माता के द्वारा क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है। फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, यानी गलतियां करने के लिए, उन गलतियों को सुधारने के लिए बताया जाता है। पॉइंटेड आउट का मतलब है इशारा करते हुए, समझ गए। तो उसकी माता के द्वारा इशारा किया जाता है फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, यानी गलतियां करने के लिए उसकी माता के द्वारा क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे लिखिए, इसमें आगे लिखिए, मिस्टेक्स which she considers so as they are not part of the not part of the code of good conduct, ये
टी करना है यहाँ पर। गुड कंडक्ट लेड आउट बाई द सोसाइटी इन विच वी लिव। तो ये है इसकी शॉर्ट समरी कि इस कविता में जो रॉबिन क्लेन हैं वो क्या बताना चाहते हैं, कि रॉबिन क्लेन क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको, यहाँ से देखिए कि मिस्टेक्स विच सी कंसिडर्स, की गलतियाँ जो कि वो मानती है इस प्रकार से, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड, कि वे गलतियां हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो कि कंडक्ट की गई हैं, समाज के द्वारा संचालित की गई हैं। मतलब कि समाज के द्वारा जो लाई गई ये जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो ये है इसकी शॉर्ट समरी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है विद्यार्थियों। तो आप इस समरी को लर्न करना, याद करना, समझ गए। एक बार फिर से समझ लेना इसकी समरी को कि रॉबिन जो MC मैकक्लेन हैं वो ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं बच्चों की पुस्तकों के लिए, और शी राइट्स चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट फिक्शन, यानी वह तीनों की कहानियाँ लिखती है, बच्चों की भी, युवाओं की और वयस्कों की। रॉबिन क्लेन ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं एक लड़की अमांडा के बारे में, जो कि लगातार उसकी माता के द्वारा गलतियां करने पर उसको पॉइंट आउट किया जाता है, बताया जाता है। मिस्टेक्स विच शी कंसिडर्स सो एज, और उन गलतियों को वह इस प्रकार से मानती है कि वे गलतियां हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट, कि वे अच्छी श्रेणी की नहीं हैं, जिनको कि लाया जाता है समाज के द्वारा, जिस समाज में हम रहते हैं। ये बताया गया है इस पोएम में, ये संदेश, ये मैसेज दिया गया है। तो अपनी ये पोएम अमांडा यहीं पर पूरी होती है, और आप इसका जो होमवर्क है वो कर लेना, और पहले मैंने आपको बताया था ये, कि आपको किस प्रकार से होमवर्क करना है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, समझ गए। किस प्रकार से आपको होमवर्क करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बताया हुआ है कि एक स्टेंजा आएगा, समझ गए। और उस स्टेंजा में जैसे मान लीजिए कि ये स्टेंजा है आपके सामने, समझ गए, ये फर्स्ट वाला स्टेंजा है। इस स्टेंजा में आपको क्या करना है, एक स्टेंजा आएगा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे पहले की जो पोएम्स में मैंने आपको बताना, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना, समझ गए, इसी स्टेंजा में देख करके। तो वो स्टेंजा यहाँ पर आएगा। पहले वाला जो तरीका है वो नहीं रहा है NCERT में। तो इस प्रकार से आपको अगर अर्थ याद होगा तो आप ज़रूर उसका उत्तर खोज लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगा। ओके, थैंक्स।